जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपकी फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और इससे आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। लास्ट में आपको अपना रिजल्ट भी बताना है भी आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और एक प्रश्न आपके लिए भी हल करने के लिए रहेगा। आप में से जो बच्चा मेरे से सिलेबस में थोड़ा आगे चलना चाहता है, जल्दी रिवीजन करना चाहता है, तो आपको यहाँ पर लास्ट ईयर की जो प्ले लिस्ट है वो ऊपर आई बटन में शो कर रहा हूँ। आप वहाँ पर जाकर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर का रिवीजन है वो कर सकते हैं, एडवांस में चल सकते हैं। बाकी इस साल के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नई वीडियो क्लासेस है वो लगातार आपके लिए मैं उपलब्ध है वो करवा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज का पहला एपिसोड और ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए। वीडियो पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं, फिर आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि सोवियत प्रणाली को 1917 में अपनाया गया था। सोवियत प्रणाली तो 1917 में ही आई थी जब रूस की क्रांति वहां पर हुई थी, इसका मतलब ये कथन तो सही है। दूसरा है कि समाजवादी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में थी। बिल्कुल ये भी तो सही है, अमेरिका की इस नीति के ही तो खिलाफ वहां पर क्रांति है वो आई थी, ये कथन भी सही है। तीसरा है सोवियत राजनीति प्रणाली की जो धुरी थी, जो मेन सेंटर पॉइंट था, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, एक ही पार्टी को वहां अपनाया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। चौथा है इसके अंदर समाजवादी खेमे का नेता संयुक्त राज्य अमेरिका था। क्या समाजवादी गुट का नेता यूएसए था? नहीं भाई, ये क्या था? यूएसएसआर, सोवियत गणराज्य जो था वो इसका मेंबर था। इसका मतलब ये कथन अपना सही नहीं है और यही अपना उत्तर है वो हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं है वो आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही गया होगा आपका। दूसरा प्रश्न देखिए अब, सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणराज्यों में विघटन कब हुआ? यूएसएसआर, इसका पतन हो गया था, कब हुआ और वो भी कितने नए देशों के रूप में उभरा? 15 नए देशों के अंदर बंट गया ये वापिस, 90, 91, 92 या 93। बिल्कुल बहुत ही आसान सा, और वो टाइम है 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। दो महाशक्तियों में चल रहा जो युद्ध, जो एक शीत युद्ध था, वो खत्म हो जाता है। तो 15 गणराज्य है वो कौन कौन से बने ये आप नक्शे पर देख सकते हो। यहां पर एक बार थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। यहां पूरा जो रेड कलर में आपको यहां दिख रहा है 11 नंबर पे शो किया है, ये रूस है। ऊपर की बात करें यहां पर तो 3 देश, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। यहां पर जो बाल्टिक गणराज्य, बाल्टिक सागर है, इसलिए इन तीनों देशों को ध्यान रखिएगा, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया को बाल्टिक गणराज्य कहा। और ये तीनों देश आगे चल के बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो इन्होंने नाटो की सदस्यता है वो ग्रहण कर ली थी। सीधी सी बात है, ये अमेरिका वाले गुट के अंदर चला गया। 3 देश तो ये हो गए, बाकी के देश जो बने बेलारूस, मालडोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और ये इधर रसिया हो गया। और नीचे मध्य एशिया की बात करें तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। तो इस प्रकार से जो अपना यूएसएसआर था ये 15 देशों के अंदर टूट गया, 15 नए गणराज्य इससे बन गए। और इसमें 3 का विशेष ध्यान रखना, वो तीनों जो ऊपर हमने किए यहाँ पर बाल्टिक गणराज्य, ये बाद में किस में चले गए? नाटो में। तो 15 में से आप 3 बाहर निकाल दें तो कितने बच गए? 12। इन 12 देशों में आप ऊपर देखिए, इन्होंने एक नया संगठन बनाया अपने आर्थिक विकास के लिए, वो है CIS। पूरा नाम भी ध्यान रखना होगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS।
उसके बाद में हालांकि कुछ देश इसको छोड़कर चले गए, उसकी बात हम यहाँ नहीं कर रहे। हमारे सिलेबस में ये है भी 15 में से 3 बाल्टिक गणराज्य थे, वो नाटो में चले गए और बाकी के 12 देशों ने मिलकर CIS का जो निर्माण है वो किया। तो बाकी के 12 देशों को भी आपको थोड़ा सा अभ्यास में रखना है। चलिएगा, एक प्रश्न से कितनी बातें क्लियर हो गई आपके। अगला प्रश्न देखिएगा, दिसंबर 1991 में किसके नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य जिनमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस, अभी आपको पता है रूस और यूक्रेन में ठनी हुई है आपस में, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी थी दिसंबर 1991 में। आपको यह बताना है भी किसके नेतृत्व के अंदर। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो क्या होगा वो बताइए। बिल्कुल वो है बोरिस येल्सिन। बोरिस येल्सिन, जो आगे चलकर ये जब रूस अलग हो गया था सोवियत संघ से तो वहां के पहले चुने हुए राष्ट्रपति भी बने। तो रूस के पहले राष्ट्रपति भी बने, कौन? बोरिस येल्सिन। इसमें एक नाम और रहता है, मिखाइल गोर्बाचेव का नाम आपको जरूर यहां पर ये क्लियर होना चाहिए। जब USSR का विघटन हुआ था 1991 के अंदर, उस टाइम ये USSR के अंतिम राष्ट्रपति थे, लास्ट। और उसके बाद में रूस अलग हो गया तो रूस के पहले राष्ट्रपति भी कौन बने? बोरिस येल्सिन बने। चलिएगा, अगला प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी 1991 में विघटन हो गया, अभी बाद से जुड़ा हुआ कौन सा कथन है वो सही नहीं है? रूस बन गया यानी सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद में 4 बातें यहां पर लिखी गई है, इनमें से आपको यह बताना है कौन सी इनमें गलत है यानी सही नहीं है। देख लीजिए आप। पहला है, रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया, यानी सबसे बड़ा देश था रूस, तो सारी जो सोवियत संघ वाली जो बातें थी वो किसके हिस्से आ गई? रूस। तो ये कथन तो इसका सही है, भी अपने को तो गलत छांटना है। फिर है, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिल गई UNO के अंदर, ये बात भी सही है। तीसरा है, एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी रूस को मिला, जो 15 जो देश बने इससे वो पावर भी, परमाणु शक्ति संपन्न का दर्जा भी किसको मिल गया? रूस को, ये बात भी सही है। चौथा है कि सोवियत संघ की जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां, जो समझौते हुए थे, उनको निभाने की, पूरा करने की जिम्मेदारी यूक्रेन को मिली थी। यूक्रेन को नहीं भाई, ये गलत है। किसको मिली थी? ये पावर भी रूस को ही मिली थी। इसका मतलब चौथा कथन अपना यहां पर गलत है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, सोवियत संघ के विघटन के बाद में रूस को 4 बड़ी बातें हैं मिल गई। उसे USSR का उत्तराधिकारी राज्य मान लिया गया, सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट उसको मिल गई, परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा उसको मिल गया और अंतरराष्ट्रीय संधियों के निभाने की जिम्मेदारी भी किसको मिल गई थी? रूस को मिल गई थी। तो एक बहुत 2 नंबर का एक प्रश्न भी साथ में तैयार हो रहा है ऑब्जेक्टिव के। लीजिए भी, बाल्टिक गणराज्य, अभी अभी अपनों ने नक्शे के ऊपर भी इसकी बात की थी। बाल्टिक गणराज्य में शामिल देश नहीं है, बाल्टिक सागर के पास वाले जो देश, तो उसमें आपको पता है एस्टोनिया शामिल है, लातविया है और लिथुआनिया है। ऑल है, ऑल। कौन सा नहीं है अभी? यूक्रेन नहीं है शामिल, तो यह शामिल नहीं है, वही पूछा है, तो उत्तर क्या हो गया? यूक्रेन। जबकि ऑल है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया है, वो बाल्टिक गणराज्य है। और यही बाद में आपको पता है किसके अंदर शामिल हो गए थे? अमेरिका गुट की जो नाटो जो संस्थान है, जो कि 1949 में बना एक सैन्य संगठन है, उसका मेंबर ये बन गए थे। चलिएगा, अगला प्रश्न, शॉक थेरेपी। वाह जी वाह, सबसे पहले ये कब अपनाई गई, ये बात है। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए भी शॉक जो थेरेपी है उसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब है आघात पहुंचाकर उपचार करना, चोट पहुंचाकर उपचार करना, ये शॉक थेरेपी का अर्थ है। ये कब अपनाई गई? 1980 के दशक में, 90 के दशक में, 70 के दशक में या 60 के दशक में?
क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल भाई, 1990 के दशक में। अपने हिंदी मीडियम की बुक देखते हैं तो उसके अंदर आपको क्या मिलता है, एक लाइन मिलती है 1990 में शॉक थेरेपी को अपना लिया गया, जबकि यही अगर आप इंग्लिश एडिशन पढ़ोगे तो वहां पर 1990s लिखा है। इसका मतलब होता है दशक, 1990 के दशक में। तो ये सही है इसका बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके ये दशक वाली बात किसी ऑप्शन में नहीं आती तो आपको 1990 उत्तर है वो सही करना है। 1990 के दशक का मतलब यही है, भी 90 से लेकर 99 तक की बात है वो हो रही है यहाँ पर, क्योंकि 91 में ही तो विघटन हुआ, उसके बाद में ही तो वहां की व्यवस्था को, क्योंकि वहां कौन सी व्यवस्था चल रही थी, वहां पर समाजवाद चल रहा था, समाजवाद, साम्यवादी सिस्टम था वहां पर, और उसको किसके अंदर चेंज करना था, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर चेंज करना था। तो विघटन के बाद ही हुआ, तो इसका मतलब 1990 के बाद हुआ। तो इसलिए इसका सही उत्तर 1990 के दशक जो शब्द है ये इसका सही माना जाएगा। हालांकि परिवर्तन इतना फास्टली हर फील्ड के अंतर्गत किया गया, भी शॉक थेरेपी से पूरे यूएसएसआर को है बहुत ही बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। चलिएगा अभी अगला प्रश्न 7वां, एक बार फिर यूएसएसआर के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था। बहुत प्यारा प्रश्न, ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए साथ साथ 1 नंबर 2 नंबर तक के प्रश्नों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। भी सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या रहे, एक तो सीधा यही पूछा जा सकता है कारण क्या रहे, लेकिन यहां हमसे क्या पूछा है, अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक, उस जिसकी वजह से ये टूट गया 15 देशों के अंदर। तो देखते हैं, पहला है सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी। वहां का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो बहुत ही खराब था, ये एक कारण तो है। दूसरा है गोर्बाचेव द्वारा चलाए गए राजनीतिक और आर्थिक सुधार कार्यक्रम, ये चेंज करना चाह रहा था सोवियत संघ की जो प्रोग्रेस है इकोनॉमिक रूप से जो घट रही थी उसको सही करने के लिए इसने कई सुधार कार्यक्रम चलाए, लेकिन इसकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी को यह लगता था भी गोर्बाचेव जल्दी कर रहे हैं, जबकि इनके जो एंटी लोग थे उनको यह लग रहा था भी गोर्बाचेव भाई साहब तो बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं। तो यह भी एक कारण था, हम अंतिम कारण की बात नहीं कर रहे, एक बार कारण जान रहे हैं। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पूंजीवाद का बढ़ता प्रभाव। धीरे धीरे लोगों को यहाँ यूएसएसआर के जो गणराज्य थे, लोग थे, उनको भी लग रहा था भी ये पूंजीवादी जो सिस्टम है ना वो हमारे सिस्टम से कहीं ज्यादा अच्छा है, जबकि इनको पहले ये बताया जाता था लोगों को भी नहीं साम्यवादी सिस्टम ज्यादा अच्छा है। तो अमेरिका का पूंजीवाद का जो बढ़ता प्रभाव दुनिया के अंदर वो भी एक कारण था विघटन का। उसके बाद में विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार होना, यह भी एक कारण है। तो पहले तो आप ये जान ले, ये चारों ही बातें सोवियत संघ के विघटन के जो कारण हैं वो रहे हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है भी अंतिम और तात्कालिक जो कारण है वो क्या रहा। तो वो है इसका अंतिम, जब आप देखेंगे जो बाल्टिक गणराज्य थे, एस्टोनिया, लेतविया, लिथुआनिया, रूस, यूक्रेन और जॉर्जिया जो गणराज्य थे, वहां पर राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव है वो जागने स्टार्ट हो गए थे। तो ध्यान रखिए, अगर आपसे अंतिम और तात्कालिक कारण पूछे तो आपको इस ऑप्शन के साथ जाना होगा। प्रश्न की भाषा यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार तो सीधा पूछ लेते हैं। सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण, दो चीजें समझिए आप यहां, अगर आपसे पूछ ले मुख्य कारण या आपसे पूछ ले अंतिम और तात्कालिक कारण, और या सिर्फ पूछ ले कारण। अगर आपसे मुख्य कारण पूछे तो आप पहले के साथ जाएंगे, उसकी राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी है वो सोवियत संघ के विघटन का कारण रही। और सिर्फ कारण पूछे तो आप चारों लिख सकते हो, और अंतिम या तात्कालिक कारण उस टाइम का तो आपको ये राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों के साथ जाना है। तो आई थिंक समझ भी गए होंगे, एक प्रश्न में कई चीजें आपको यहां सीखने को
मिल रही है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ रटाफिकेशन नहीं है, एक एक बात को जो हमने किया है सिलेबस के अंदर वीडियो क्लासेस के माध्यम से या फिर आपने जो पाठ्य पुस्तक अच्छे से रीड की हो, तो उसको अच्छे से आत्मसात करना, अंदर दिमाग के अंदर सेट करना, वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और उसी को हमें जीतना है, प्राप्त करना है। चलिएगा 8वां प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन का या के प्रमुख परिणाम रहा या रहे। मतलब का, के या रहा, रहे का मतलब यह है भी इनमें से कोई एक सही है या एक से ज्यादा सही है, एक वचन और बहुवचन की लैंग्वेज के हिसाब से सेट किया है। तो सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख परिणाम, यहां पर रिजल्ट पूछा है, पहले हमने कारण की बात की, अब परिणाम की। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई, बिल्कुल ये सही बात है। यूएसए और यूएसएसआर के अंदर जो चौधर को लेकर जो लड़ाई चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वो उसका अंत हो गया। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का पतन हो गया, ये खत्म हो गया। दूसरा, विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए, बिल्कुल पावर, ये लग रहा था भी अब जब पहले दो शक्तियां थी, अब एक टूट गई तो दो रास्ते बताए गए भी, दो चीजें संभावित हो सकती है। एक तो ये हो सकता है भी एक ध्रुवीय शक्ति उभर जाए और या फिर बहुध्रुवीयता की बात हो जाए, एक से ज्यादा देश है वो पावरफुल हो जाए। लेकिन वास्तव में हुआ क्या हुआ, ये भी जो यूएसए है, जो अमेरिका है, वो सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरा। तो विश्व राजनीति के अंदर शक्ति संबंध है वो भी बदल गए, ये बात भी सही है। तीसरा है कि नए देशों का जन्म हुआ, तो ये भी हमने देख लिया 1991 में 15 नए गणराज्यों का जो गठन है वो हो गया निर्माण, 15 राज्यों के अंदर, देशों के अंदर वो टूट गया था, तो ये बात भी सही है। तो इसका मतलब परिणाम में हम क्या लिखेंगे, ये सारे कथन सही है, यानी उपर्युक्त सभी 1, 2 और 3 तीनों ही सही है। तो इसका मतलब हमें उत्तर क्या भरना है, 4 नंबर। आंसर के अंदर अगर आपको गोला काला करना हो या ऑप्शन भरना हो तो उत्तर क्या भरेंगे, सिर्फ 4 नंबर। यहां ये नहीं लिखना होता एग्जाम में भी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, ये लिखना नहीं होता। जो उपरोक्त सभी है इसका मतलब उत्तर इसका 4 नंबर। चलिएगा अगला प्रश्न, लो जी, फिर एक बार थप्पड़ मार के पुचकारने का प्रश्न आ गया। शॉक थेरेपी का परिणाम यानी रिजल्ट नहीं था, बहुत प्यारी बात। 4 बातें आपके सामने लिखी गई है। जब शॉक थेरेपी अपना ली गई यूएसएसआर के गणराज्यों के अंदर, तो उसका इनमें से क्या रिजल्ट देखने को नहीं मिला, देख लीजिए आप। पहले बार बार के वीडियो पॉज करके भी आप इसको पहले अच्छे से समझ सकते हो, फिर आप जवाब दे सकते हो, मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। पहला, पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था नष्ट होगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिवर्तन इतना जल्दी किया गया बिना सोचे समझे भी, वहां की पहले वाली व्यवस्था सारी धराशायी हो गई और नया ग्रोथ है वो जल्दी देखने को नहीं मिला। दूसरा, उद्योगों को निजी क्षेत्रों के अंदर बेचा गया, बिल्कुल औने पौने दामों के अंदर बोली लगा दी, और इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी तो कहा गया, ये भी समझ लीजिए साथ में। गैराज सेल, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल भी 90% उद्योगों को बहुत ही कम दामों के अंदर लोगों को बेच दिया गया। तीसरा, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में वृद्धि हुई। अच्छा, वैल्यू बढ़ गई? ना जी ना ना, मूल्य के अंदर जो कमी देखने को मिली थी, ये कथन सही नहीं है। यहां पर ये बात सही है, ये सही है, ये सही नहीं है भैया। और अगला है कि रूस को खाद्यान्न का आयात करना पड़ा, बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि वहां की जो आपको बातें याद आ रही होगी, वहां का जो सामूहिक खेती वाला जो सिस्टम था, कोल खोज जिसको कहते हैं, वो खत्म हो चुका था और खाद्यान्न की जो सुरक्षा है वो मौजूद ही नहीं रही व्यवस्था, तो इसलिए रूस ने खाद्यान्न का आयात करना है वो शुरू कर दिया था। तो ये कथन भी सही है। तो कौन सा परिणाम नहीं रहा? सही उत्तर हो गया अपना 3 नंबर ऑप्शन, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में वृद्धि नहीं, कमी, नाटकीय रूप से गिरावट देखने को मिली थी, ये इसका परिणाम नहीं रहा था।
लीजिए भाई 10वां प्रश्न आ गया। बहुध्रुवीय विश्व से क्या आशय है? बहुध्रुवीय विश्व का सपना किसने देखा? हमारे देश भारत और रूस ये चाहता था भी अब एक से ज्यादा पावर बन जाए। तो अब हम ये जाने भी इसका मतलब क्या है इन दिए गए कथनों में से। पहला, विश्व में कई शक्तियां मौजूद हो। बिल्कुल यही तो मतलब होता है बहुध्रुवीय विश्व का। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, बिल्कुल सबको मिलकर सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। और कोई भी विश्व के अंदर समस्याएं हो तो समाधान भी बातचीत से होना चाहिए, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। इसका मतलब तीनों ही जब इसकी विशेषताएं सही है तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन 4 नंबर, यानी उपरोक्त सभी तीनों ही बातें हैं वो बहुध्रुवीय विश्व से जुड़ी हुई है। तो बहुत प्यारा प्रश्न भी बनता है 1-2 नंबर में, बहुध्रुवीय विश्व की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो ये भी साथ में तैयार हो जाता है। चलिए साहब, सूची आ गई भाई। एक तरफ कुछ विघटन और संकट और क्रांति दे रखी है और दूसरी तरफ वो कब घटना घटित हुई उसके बारे में बता रखा है। तो आपको सूची 1 को 2 से मिलाना है और फिर नीचे इनको मैचिंग करके हमें बताना है। ऐसे प्रश्नों में कई बार तो क्या होता है, एक भी अगर आपको आता है तब भी मैच हो जाता है एग्जाम में, लेकिन यहां तो अपने को हर चीज सीखनी है। अब इनमें से कौन सी बात आपको सबसे पहले अच्छे से दिमाग में है, एक बार देखें और तुरंत उसके साथ मैच कर दें, बाकी का काम अपने आप इजी हो जाता है। क्योंकि इस चैप्टर में जब रूसी क्रांति की बात आती है तो अच्छे से दिमाग में है भी ये 1917 के अंदर हुई। द का 1 के साथ मैचिंग हो रहा है, द का 1 के साथ, लो जी। अब द का 1 के साथ मैचिंग वाला तो एक ही ऑप्शन लग रहा है अपना को, दूसरा। तो कई बार बड़े बड़े कंपटीशनों में भी ऐसा हो जाता है भी एक चीज मिलाने से ही उत्तर निकल जाता है, बाकी तो सिर्फ गौर करना होता है अगर आपको पूरा नहीं आ रहा हो तो भी। लेकिन हम ये तो यहां समझना है। अफगान संकट की बात करें तो ये घटनाएं हैं 1989 की बात होगी। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? ये 1989 के अंदर। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 के अंदर। तो इसका मतलब ए का उत्तर हो गया 4, ये लीजिए। बर्लिन की दीवार गिरी 3 नंबर 1989 के अंदर। सोवियत संघ का विघटन हुआ 2 नंबर यानी 1991 के अंदर। तो हो गया अपना कौन सा सही इसका उत्तर? ऑप्शन 2 नंबर। एबेसद होता तो ब हो जाता, 2 नंबर, 4 3 2 1। तो इस प्रकार से हम आने वाली भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये चीज सीखने जा रहे हैं भी प्रश्नों के जवाब है वो किस प्रकार से दिए जाते हैं। कई बार सारी बातें नहीं आती, कुछ चीजें दिमाग में है या आप आइडियालॉजी तुक्कालॉजी भी लगाते हो तो उससे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न सही हो जाते हैं, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीजें आपके पड़ी हुई होती है। सही पुकार लेते हो तो काम आ जाती है। लीजिए साहब अगला प्रश्न, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? हम पहले भी बात कर चुके हैं और वो हैं मिखाइल गोर्बाचेव, अंतिम राष्ट्रपति। सोवियत संघ नहीं टूटे इसके लिए प्रयास किया लेकिन टूटने से नहीं रोक पाए, क्योंकि इनको भी लग गया था भैया अकेला साम्यवाद से काम नहीं चलेगा, पूंजीवाद वाला सिस्टम लाना पड़ेगा। और यही अंतिम जो प्रमुख कारणों में से जो रहे, मिखाइल गोर्बाचेव के राज के अंदर ही यूएसएसआर का पतन हो जाता है। और आपको यह भी बता दिया था उसके बाद में रूस के चुने हुए राष्ट्रपति कौन बने थे? बोरिस येल्सिन बने थे। तो अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? एक बार फिर वैसा ही मिलता जुलता प्रश्न आ गया जो हमने पहले भी किया था। यूएसएसआर के विघटन का रिजल्ट इनमें से कौन सा नहीं था? देख लीजिए, नहीं पूछा है, गलत पूछा है। कई नए देशों का उदय हुआ, बिल्कुल 15 नए देश बन गए थे। रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, रूस एक महाशक्ति के रूप में, इसी का तो शक्ति तो जाती रही बेचारे की। रूस एक महाशक्ति के रूप में नहीं उभरा भाई, शक्ति तो खत्म हुई थी सोवियत संघ के विघटन होते ही। पूंजीवादी व्यवस्था की जीत हुई, बिल्कुल यूएसए वाला सिस्टम जीत गया,
विश्व राजनीति में शक्ति संबंधों में बदलाव आया, यह भी सही है। तो गलत कथन कौन सा है? 2 नंबर ऑप्शन, ये इसका सही उत्तर हो गया। रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरा, नहीं उभरा भाई, बेचारे की पावर ही तो जाती रही थी। चलिएगा अगला प्रश्न, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में, उसके नेचर के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, ये बताना है अब आपको। गलत कथन, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद है, वो प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल समाजवाद को अपनाया इन्होंने। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण था, स्वामित्व है, ये बात भी सही है। जनता को आर्थिक आजादी थी, जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी भाई, सब कुछ कौन, वहां की गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी। तो ये कथन क्या हुआ अपना? गलत हुआ। और भी देख लें, अर्थव्यवस्था का नियोजन और नियंत्रण है वो कौन करता था? राज्य। वहां की जो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, वो वहां की स्टेट यानी वहां की जो सरकार है वो करती थी। सारा काम समाजवाद के अंदर क्या है? सरकार ही तो करती है भी, सब चीजों के ऊपर सबका अधिकार है भैया। तो ये कथन भी सही है। तो गलत कथन कौन सा हुआ? वो हुआ अपना 3 नंबर ऑप्शन, जनता को आर्थिक आजादी थी, ये गलत है, नहीं थी भाई। तो एक चीज आगे बढ़े, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, आप लास्ट में कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर अपना परिचय देते हुए अपना रिजल्ट है वो जरूर शेयर कीजिएगा। डू यू नो, अब आपका प्रश्न आपके सामने एक बार फिर है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? अब आपको इसका जवाब है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है भाई, क्या इसका सही उत्तर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिएगा फिर मिलते हैं इसी प्रकार की नई सीरीज के साथ और सिलेबस को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।